हेलो एवरीवन। आज हम मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें पहले तो डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बताया गया है कि मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड कब कब शुरू हुई थी लेनी। पहले तो सबसे पहले ये आइडिया एम एन रॉय का था कि कोई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब कोई भी असेंबली मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए अपना रोल रोल अदा करे। तो पहला आइडिया था एम एन रॉय का, जो 1934 में ये आइडिया दिया था उसने कि कोई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। 1935 में ऑफिशियली डिमांड हुई थी फिर इसकी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की। बाद में 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने डिक्लेयर कर दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मस्ट बी फ्रेम्ड बाय कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज। अडल्ट फ्रेंचाइज मतलब जो 18 साल से बाद में वोट कर सकते हैं उनके लिए, मतलब उनके बेसिस पे होगा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। मतलब 18 साल लिमिट रखी थी जो इलेक्शन के लिए वोट कर सकता है। तो जो जो डिमांड थी वो फाइनली एक्सेप्ट कर ली ब्रिटिशर ने अगस्त ऑफर में 1940 में। पर जो अगस्त ऑफर था वो आईएनसी ने और मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि कुछ ऐसी प्रोविजन थी जो उनको पसंद नहीं आई। बाद में 1942 में क्रिप्स प्रपोजल आया, उसको भी मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि जो मुस्लिम लीग था वो चाह रहा था कि हमें पाकिस्तान चाहिए, अलग हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हो। तो फिर उसने क्रिप्स जो मिशन है उसने रिजेक्ट कर दिया। बाद में 1946 में कैबिनेट मिशन आया, जिसने जिसने ये प्रपोज किया कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई जाएगी। तो जो कॉम्पोजिशन था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, तो जो कैबिनेट मिशन प्लान था वो फिर एक बार एक्सेप्ट कर लिया आईएनसी ने भी और उसने भी, मुस्लिम लीग ने भी। कॉम्पोजिशन क्या थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, ये कैबिनेट मिशन के प्लान के तहत ही बनाया गया था। तो इसकी जो कॉम्पोजिशन थी वो भी इसी के रिलेटेड थी। फीचर क्या था इसका कॉम्पोजिशन का, जो इसकी टोटल स्ट्रेंथ थी असेंबली की 389 थी, मतलब इसमें इतने मेंबर थे। जो 296 तो ब्रिटिश इंडियन स्टेट्स थी, 93 सीट्स टू प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट जैसे मतलब राजा महाराजा का अपना स्टेट्स होता था। ब्रिट कई 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 जगह ब्रिटिश रूल करते थे, कई जगह प्रिंसली स्टेट रूल करते थे। तो जो 93 सीट्स की थी वो प्रिंसली स्टेट की थी, जो 296 सीट थी वो ब्रिटिश इंडिया स्टेट्स की थी। तो बाद में जो ईच प्रिंस एंड प्रिंसली स्टेट वर ग्रुप्ड टू एलोकेटेड सीट इन प्रोपोर्शन टू द रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन। जो इनकी जो सीट्स दी गई थी इनको इनको पॉपुलेशन के हिसाब से दी गई थी। आज भी जैसे देखा जाता है, जैसे यूपी को अलग सीट मिलती है उसकी पॉपुलेशन के हिसाब से, और पंजाब को अलग, हरियाणा को अलग, उसी हिसाब से इसमें भी जो प्रोविंस एंड प्रिंसली स्टेट को सीट अलॉट हुई थी उनकी रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन के वजह से हुई थी। जो सीट एलोकेशन हुई थी वो मुस्लिम, सिख एंड जनरल सभी के लिए उनकी प्रमोशन प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन के तहत हुई थी। पर आज ऐसा नहीं होता। पहले ये कॉमन इलेक्टोरेट होते थे, इसी वजह से जो मुस्लिम, सिख एंड जनरल में डिवाइड की गई थी। तो इनको जो वोट देता था वो भी मुस्लिम को मुस्लिम देगा, सिख को सिख देगा एंड जनरल को जनरल देगा, ऐसा था। जो इसके रिप्रेजेंटेटिव थे ईच कम्युनिटी के, वो इलेक्ट किए जाते थे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। जैसे विधानसभा होता है ना स्टेट में, तो वैसे ही पहले प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली होती थी। तो वो उनको इलेक्ट करती थी, जो रिप्रेजेंटेटिव होते थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इनको इलेक्ट करती थी। जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली है ये, जो रिप्रेजेंटेटिव थे प्रिंसली स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव थे, वो प्रिंसली स्टेट आप ही रिप्रेजेंट करती थी, नॉमिनेट करती थी उनको। जैसे मतलब इसको तो इनडायरेक्टली इलेक्ट करते थे जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो जो प्रिंसली स्टेट है वो अपने जो हेड्स है वो नॉमिनेट करते थे। मतलब ये इसी वजह से जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो पार्शली इलेक्टेड थी, पार्शली नॉमिनेटेड बॉडी थी। इसको इसी वजह से पर इसमें जो लिमिटेड फ्रेंचाइजी थी, मतलब जो वोट थी उसकी कोई कंडीशन थी कि ये इलेक्ट कर सकता है, ये वोट कर सकता है इलेक्शन में। इसी वजह से ये थोड़ा सा क्रिटिसाइज भी किया गया इसको कि ये इंडायरेक्टली इलेक्टेड है। पर बाद में सभी सेक्शन इसको रिप्रेजेंट कर रहे थे। इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इंडियन नेशनल कांग्रेस won 2208 seats, the Muslim League 73 seats, and the small groups and independent got the remaining seat। जो बाद में इलेक्शन हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, 208 सीट तो मुस्लिम आईएनसी ने जीत ली, जो 73 सीट थी वो मुस्लिम लीग ने, एंड रिमेनिंग 15 सीट्स इंडिपेंडेंट। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड। ये देखो, ये डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं थे, पर फिर भी ये सभी सेक्शंस को रिप्रेजेंट कर रही थी। जैसे इंडियन क्रिश्चियंस, मुस्लिम, सिक्स, हिंदू सभी को ये रिप्रेजेंट कर रही थी। पर इसमें एक बात ये भी देखने वाली कि इसमें महात्मा गांधी का रोल नहीं था। महात्मा गांधी का रोल सभी जगह बहुत सिग्निफिकेंट था, पर असेंबली में वो इंक्लूडेड ही नहीं थे महात्मा गांधी। वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, फिर बाद में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वर्किंग शुरू हो जाती है। तो वो अपना पहली मीटिंग दिसंबर 1946 में रखती है। तो इसमें पर जो मुस्लिम लीग है वो बाइकआउट कर देती है मीटिंग की, हम हमको क्योंकि उनको सीट बहुत कम अलॉट होती है, तो उनकी कांग्रेस की मेजोरिटी होती है, तो उन्हें लगा कि कांग्रेस उन पर राज लाएगी, तो मुस्लिम लीग को बाइकआउट कर देती है। जो डॉक्टर सचिंद्र नाथ सिन्हा थे वो फर्स्ट प्रेसिडेंट बनते, टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनते हैं असेंबली के इसके। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को असेंबली का प्रेसिडेंट बनाया जाता है। पहले सचिंद्र नाथ सिन्हा जो बनते हैं वो टेम्परेरी होते हैं। बाद में जब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का एक एक प्रोविजन था, वो जवाहरलाल नेहरू लेकर आए थे कि मतलब इसमें कॉन्स्टिट्यूशन की फिलोसफी एंड फंडामेंटल्स रखे गए थे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होना चाहिए, जैसे इंडिया को इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक होना चाहिए। ये कुछ प्रोविजन थी। तो बाद में जो रेजोल्यूशन है इसको अडॉप्ट कर लिया गया जनवरी 22 1947 में।
कुछ चेंजेस, इंडिपेंडेंस एक्ट आया था 1946 में, उसके तहत कुछ चेंजेस आए फिर। जो प्रिंसली स्टेट है उन्होंने ज्वाइन, पहले तो ज्वाइन नहीं कर रहे थे, बाद में ज्वाइन करना शुरू कर दिया कि हम भी आप इंडिपेंडेंस एक्ट के थ्रू ज्वाइन करना शुरू कर दिया। जो पहले तो माउंट बैटन प्लान आया बाद में जून 3 1947 में, उसके हिसाब से फिर सभी को मुस्लिम लीग ने भी, मुस्लिम लीग जो इंडियन डोमिनियन की वो भी असेंबली में एंटर होने लगी। बाद में प्रिंसली स्टेट भी असेंबली में आने लगी। पहले इन्होंने छोड़ दिया था कि हमारी रिप्रेजेंटेशन नहीं अच्छे से, तो बाद में फिर आने लग गए थे ये भी। असेंबली को सोवरेन बॉडी बना दिया था। और जो असेंबली है उसको पहले तो अकेला उसको कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करना था, बाद में ये लेजिस्लेटिव बॉडी भी बन गई, जैसे वैसे जैसे ये लॉ भी बना सकती थी बाद में। तो जैसे पहले तो फिर जो असेंबली थी वो एज अ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनती बोली जाती थी, तो इसको चेयर करते थे डॉक्टर जिंदर प्रसाद। बाद में जो लेजिस्लेटिव बॉडी भी बनेगी तो इसको चेयर करने लगे जीवी मलाकर। मुस्लिम लीग ने पर इसको विड्रॉ कर लिया कि नहीं, हाँ हमारी कोई रिप्रेजेंटेशन है इसमें, तो उसको उसने इससे विड्रॉ कर लिया, जिससे इसकी स्ट्रेंथ बहुत कम हो गई। इसको 299 पे आ गई, पहले 389 थे इसके मेंबर्स। ये असेंबली ने कुछ अदर फंक्शन भी परफॉर्म किए, जैसे नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया, नेशनल एंथम किया, नेशनल एंथम जनवरी 24 को अडॉप्ट किया, नेशनल सॉन्ग अडॉप्ट किया। ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बहुत, इसने बहुत टाइम लिया, 11 सेशन ओवर 2 ईयर्स लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। इसकी वजह से ये थोड़ा सा क्रिटिसिज्म भी होता है इसका। ये जनवरी 24 1950 में लास्ट फाइनल सेशन था जो जिन्हों कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। ये कुछ कमेटी बनाई गई थी, मतलब जो इसको टास्क, डिफरेंट टास्क दे सके कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के लिए, तो कमेटीज बनाई गई थी। कोई मेजर कमेटीज बनाई गई थी, माइनर कमेटी बनाई गई थी। मेजर कमेटी जैसे यूनियन पावर कमेटी बनाई गई थी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, प्रोविंशियल कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी। रिमाइंडर कमेटीज भी बनाई गई थी, जैसे फाइनेंस एंड स्टेट कमेटी, हाउस कमेटी, ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी, रोक कमेटी। ये कुछ कमेटीज बनाई गई थी उनको, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है उनको थोड़ा सा हेल्प करने के लिए। जो कॉन्स्टिट्यूंट फॉर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया था वो ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा किया गया था। उसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, एनुअल जो चेयरमैन थे, अय्यर थे, अल्लड़ी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, अब्दुल्ला, एन माधवा राव, टी टी कृष्णाचार्य। कॉन्स्टिट्यूशन का जो फाइनल ड्राफ्ट था वो नवंबर 4 1948 में फाइनल ड्राफ्ट इसका बन गया था। तो ये डिक्लेयर कर दिया था नवंबर 26 1949 को कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्रेम हो गया। तो उसमें 395 आर्टिकल थे, 8 शेड्यूल्स थे। एक मिनट। कुछ प्रोविजन तो मतलब पहले ही डाल दिए गए थे, 5 6 7 8 9। बाद में कुछ प्रोविजन नवंबर 26 में डाल दिए गए थे 1949 को। कुछ प्रोविजन 26 जनवरी 1950 को डाल दिए गए थे। ये एक्सपर्ट कमेटीज बनाई गई थी कि जो जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को फॉर्म करेंगी, तो उसमें जवाहरलाल नेहरू चेयरमैन थे। इसको क्रिटिसिज्म भी काफ़ी किया जाता है कि ये रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी, इसमें सोवरेन बॉडी नहीं थी, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई थी, ये एक टाइम कंज्यूमिंग थी। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ने तो 4 महीने ही लिए थे बनने के लिए, और पर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने 11 सेशन लिए, 2 साल लगा दिए। ये कांग्रेस में डोमिनेटेड बाई कांग्रेस थी, कि कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में आई एन एस का रोल ज़्यादा था, और कोई पार्टी तो है ही नहीं थी। लोअर पॉलिटिशियन डोमिनेंस ज़्यादा था, कोई अदर सेक्शन को अच्छे से रिप्रेजेंट ही नहीं किया, ये हिंदू डोमिनेट करते थे इसको। ये कुछ क्रिटिसिज्म थे। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जैसे सर बी एन राव वाज इम्पैक्टेड एज कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक पॉइंट ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था। हिंदी टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पहले तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो इंग्लिश में था, पर बाद में 394 अमेंडमेंट ने इसको ट्रांसलेशन करने की कोशिश की, मतलब इसमें ट्रांसलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होने लगा हिंदी लैंग्वेज में भी। तो और एवरी अमेंडमेंट जो अमेंडमेंट हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन में वो भी हिंदी लैंग्वेज में होने लगी थी। और जो बाद में सभी अथॉरिटेटिव टेक्स्ट भी हिंदी लैंग्वेज में होने लग गया था। बस, थैंक यू।